नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मौलिक अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने 3 पहले वीडियो में पढ़ लिए थे और 3 आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करें। आज मौलिक अधिकार का ये आखिरी भाग होगा। उसके पहले दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल में जो भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं वो हमने काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने के बाद, काफ़ी ज़्यादा हमने एनालाइज करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा व्यापम के पुराने पेपर को स्टडी करने के बाद हमने तैयार किए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हों तो लगभग आपसे आकांक्षा उम्मीद है कि आप पूरा देखें, और जो भी आपके ऐसे मित्र जो कि प्रॉपर संस्थान तक, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो हमारी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि पिन टू प्लेन, जो एक ग्राउंड लेवल से लेके अच्छे लेवल तक की चीज़ें हैं, हमने सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो लाभदायक हो सकता है हमारे दोस्त, नियर एंड डियर और परिवार वालों के लिए, तो आप उसे शेयर कर दें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमने 3 मौलिक अधिकार कर लिए थे और चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेदों को शामिल किया है। दोस्तों, स्टार्टिंग से ही सवाल ये बनता है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत धर्म की बातें कही गई हैं, कि धर्म की बातें लिखी गई हैं। तो 25 से 28 सेगमेंट दे देगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार लिखे हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है। 12 से 15, 18 से 20, 25 से 30 या 25 से 28, ऐसा करके ऑप्शन देगा। तो शुरुआती सवाल यही बन जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमने 4 अनुच्छेद शामिल किए हैं, 25, 26, 27, 28। मैं इनको बारी बारी से बोले दे रहा हूँ। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की और उसके हिसाब से आचरण करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, भारत एक सांप्रदायिक देश माना जाता है। यहाँ पे हमने किसी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया है। यहाँ पे सारे धर्म बराबर माने जाते हैं। सारे धर्म और धर्म को मानने वालों को हमने बराबर इज्जत, बराबर तरजीह दी है। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अगर आप चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के मानने वाले हैं, तो आप अपने धर्म के हिसाब से, जो आपका धर्म बोलता है, जो आपके धर्म की किताबें बोलती हैं, आप उसके हिसाब से आचरण कर सकते हैं और उसके हिसाब से व्यवहार भी कर सकते हैं। इस बात को लेकर आपको कोई रोक नहीं सकता, और इस बात को लेकर कहीं भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जैसे अगर कोई हिंदू है तो वो जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो कार्यविधि होती है, पूजा पाठ करना, वो कर सकता है। मुसलमान हैं तो वो अपने मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकते हैं। तो हर धर्म के व्यक्ति को उस धर्म के हिसाब से आचरण करने की पूरी छूट दी गई है। यह अनुच्छेद 25 में लिखा गया है। अनुच्छेद 26 में इस बात का जिक्र किया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दी गई है। दोस्तों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर एक धर्म के कुछ क्रियाविधियां होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उस रीति रिवाज और प्रोटोकॉल्स के अनुसार आप उस धर्म को बढ़ाने के लिए, उस धर्म के प्रमोशन के लिए आप जो भी कार्य बताए गए हैं धर्म ग्रंथों में, आप उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 में लिखा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आज़ादी के पहले और मुगल साम्राज्य में ऐसी कुछ शासकों ने क्रियाविधि बनाई थी, कुछ ऐसी नीति बनाई थी कि आपको धर्म के लिए भी कर देना पड़ेगा। तो जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश का संविधान लागू हुआ है, तब से भारत का हर नागरिक इस बात के लिए स्वतंत्र है, इस बात के लिए आज़ाद है कि वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कर न दे, यानी कि वो किसी भी प्रकार के कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। और अगर वो धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ अपना सहयोग देगा तो वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते।
कि जैसे नवरात्र में मूर्ति रखाई गई तो चंदा आपको देना ही देना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आप दें। अगर आपकी श्रद्धा आस्था नहीं है तो आप न दें। आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं। दोस्तों 28 नंबर अनुच्छेद में यह कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह हो जाएगा कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अगर उस धर्म से संबंधित कोई चर्चा, कोई विचार गोष्ठी कहीं चल रही है, तो आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उसमें भाग लें ही लें। जैसे मान लीजिए कि किसी मंदिर में भागवत का वाचन हो रहा है, तो आप अगर हिंदू हैं तो आप ये बाध्य नहीं है कि आप अपना सारा काम छोड़कर वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। अगर कहीं पे मुसलमान भाइयों की कोई विचार गोष्ठी, कोई मुशायरा चल रहा है, तो आप एक मुसलमान होने के नाते बाध्य नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। ये आपकी स्वेच्छा है, इट्स योर ऑन चॉइस कि आप वहाँ जाएं या ना जाएं। तो किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने या ना होने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप उसमें जाना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों चौथा मौलिक अधिकार था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही है। दोस्तों हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और आप प्रयास यही कीजिएगा कि जितने भर आपके मौलिक अधिकार हैं आप उसको अनुच्छेद के साथ याद करें। याद आप करें वो तो सही रहेगा, पर अगर आप याद करने में सक्षम नहीं हैं तो जब हम अपने प्रीवियस पेपर का एक वीडियो बनाएंगे तो समय समय पर हम उसमें अनुच्छेद के साथ भी सवाल पूछेंगे। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। दोस्तों 5वें मौलिक अधिकार में हमने 29 और 30 नंबर अनुच्छेद शामिल किया है। तो 29वें अनुच्छेद में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों जब संविधान बन रहा था तो ऐसे वर्गों को अल्पसंख्यक कहा गया था जो कि भारत की कुल जनसंख्या में 2, 4, 5, 10% का योगदान दें। तो ऐसे वर्गों को ऐसे लोगों को कहा जाता है अल्पसंख्यक, यानी कि जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो। जैसे भारत में 80% के आसपास हिंदू रहते हैं, तो यानी कि हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। बाकी यहाँ पे जो भी रिलीजन है, चाहे वो पारसी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ये सारे धर्म काफ़ी कम संख्या में हैं, तो ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो संविधान में बहुसंख्यकों के बारे में तो बात कही गई है, साथ ही अल्पसंख्यकों के बारे में भी काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों ये एक मानव सभ्यता और एक मानव की जो खूबी है वो यही है कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपना विकास तो करें ही, साथ साथ अगर जो कैपेबल नहीं है अगर आप उसके विकास में भी योगदान दे पाएं तो इंसानियत बेहतर तरीके से निकल कर सामने आएगी। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर आपसे कुछ मदद चाहते हैं या मदद की उम्मीद रखते हैं तो ये देश के संविधान का और बहुसंख्यक वर्गों का ये दायित्व होगा कि आप उनके हितों का रखरखाव करें, उनको डिमोरलाइज ना करें, उनके मनोबल को घटाएं ना, बल्कि हर कदम में उनका सहयोग देने का प्रयास करें। अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक हैं, तो अगर वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का विकास करना चाहते हैं तो वो इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और वो निष्पक्ष रूप से, बेखौफ रूप से अपने धर्म की शिक्षा या किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए जो संस्थान खोले जा सकते हैं वो आसानी से खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो मुस्लिम वर्गों में शिक्षा के लिए जो संस्थान है उसको हम मदरसा कहते हैं। तो मदरसे के लिए सरकार ने अलग से फंडिंग का प्रावधान किया, मदरसे के लिए अलग से हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हमने
अलग से मंत्री भी नियुक्त किया है, जिनका इस बात पे फोकस रहता है कि वो अल्पसंख्यक वर्गों के विकास पे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें अल्पसंख्यक वर्गों के मंत्री, तो मुख्तार अब्बास नकवी इस समय केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 5 मौलिक अधिकार पूरे कर लिए हैं। छठवां और अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों यहाँ से कुछ चीज़ें पुरानी आपको याद आई होंगी। हमने पिछले क्लास में मौलिक अधिकार के पहले भाग में हमने डिस्कस किया था कि आप देख रहे होंगे कि हमने 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो किया है, पर फिर हमने यहाँ पे 32 लिख दिया है। तो 32 हमने यहाँ पे गलती से नहीं जानबूझ के लिखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का जिक्र किया गया था, जिसको हमने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस सूची से हटा दिया था। तो पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे मूल रूप से, बाद में मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं। तो 6 इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने जो अनुच्छेद 31 में बात लिखी थी संपत्ति का अधिकार, उसको हमने इस लिस्ट से हटा दिया है और हमने उसको बना दिया है अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार। तो हमने इसलिए 31 को यहाँ पर नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे 32 लिख दिया है। दोस्तों जब हमने पॉलिटी की पहली क्लास ली थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और 100% उम्मीद ये है कि जितने भर पॉलिटी के सवाल पूछे जाएंगे, जितने भर एग्जाम होंगे, सब में इस बात जरूर पूछी जाएगी कि किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, या किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा हृदय कहा है। तो मैंने बताया था कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस अधिकार को संविधान की आत्मा हृदय कहा है और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी जितने भर संविधान के जानकार, संविधानविद हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सवाल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। आप जब प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखेंगे तो उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट तरीके से पूछी गई है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो यहाँ पे आगे आप एक शब्द देख रहे होंगे उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जब हम मेडिकली रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं या कि केमिस्ट के शॉप में या कि डॉक्टर के पास। तो दोस्तों अगर आप भारत की कानून व्यवस्था, भारत की लीगल व्यवस्था या भारत के संविधान से अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस अनुच्छेद में सारे समस्याओं के उपचार की बात कही गई है। तो इसलिए हमने इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है कि यहाँ पे अगर आप संवैधानिक रूप से परेशान होते हैं तो संवैधानिक रूप से जो भी उपचार हैं वो इस अनुच्छेद में लिखे गए हैं। तो इसके अंतर्गत हमने 5 प्रकार की याचिकाओं की बात की है। याचिका शब्द आपने टीवी या पेपर में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं रिट। तो इसमें हमने 5 प्रकार की याचिकाओं की बात की है, यानी कि अगर आप भारतीय संविधान से, भारत की कानून व्यवस्था से परेशान होते हैं तो आप उसके उपचार के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। तो याचिका को आप आसान शब्दों में ले सकते हैं एक लिखित सूचना। आप एक लिखित सूचना देकर जो भी आपको समस्या है आप उसका उपचार ले सकते हैं। तो दोस्तों एमपीएसआई में ये बहुत बार पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन मतलब क्या होगा, या हेबियस कार्पस का मतलब क्या होता है, या क्वो वारंटो का मतलब क्या होगा, या मैंडेमस का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 चीजें लिखी हैं, 5 प्रकार की याचिकाएं लिखी हैं। जिनको मैं बारी बारी से बोलूंगा और इसका मतलब भी आपको बताऊंगा।
दोस्तों जो पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों अपने यहाँ पर अपने भारत में या कि अधिकांश भाषाओं में लैटिन भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा, लैटिन भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो सबसे विकसित सभ्यता है, वो मानी जाती है मिस्र की, यूनान की। तो वहाँ की भाषा का दुनिया की सारी भाषाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन अर्थ होगा, लैटिन भाषा में इसको कहा गया है हेबियस कार्पस। आप इसको जरूर याद रखना, आप प्रीवियस ईयर के सवाल उठाएंगे उसमें ये बहुत बार पूछा गया है। हेबियस कार्पस लैटिन अर्थ हो जाएगा और इसका अर्थ है हिंदी में शरीर को प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अकारण या किसी गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो न्यायालय ये आदेश देगा, ये आप ये याचिका दायर कर सकते हैं। तो न्यायालय आपको ये आदेश देगा कि जो वास्तव में कल्प्रिट, जो वास्तव में दोषी है, आप उसको प्रस्तुत करो। तो ये हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश का जो लैटिन अर्थ होगा, जो लैटिन शब्द होगा, वो हो जाएगा मैंडेमस, और मैंडेमस का हिंदी में अर्थ होगा हम आज्ञा देते हैं या हम आदेश देते हैं। तो जब कोई शासकीय कर्मचारी या कि जब कोई शासकीय अमला अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में सक्षम न हो या कि कर्तव्यों को निर्वहन करने में हीला हवाली या ढिलाई करे, तब सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि हम आज्ञा देते हैं कि आप ये कार्य करें, और वहाँ पे आप परमादेश या मैंडेमस याचिका दायर कर सकते हैं। मैंडेमस आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होगा, ये प्रोहिबिशन इंग्लिश वर्ड है, तो जिसका अर्थ होता है मना करना। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब कोई शासकीय कर्मचारी या सरकार कोई ऐसा कार्य कोई ऐसा विधेयक या कोई ऐसा नियम ला रहे हो जो कि समाज के और जनता के हितों में ना हो, तब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध नामक याचिका दायर करने पे आदेश देते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हम आपको मना कर रहे हैं। दोस्तों चौथा याचिका, चौथी रिट है उत्प्रेषण, जिसको लैटिन में सर्टियोरारी कहा गया है, और इसका अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो निचली अदालतें हैं या सरकार का कोई हिस्सा है या कोई सरकारी व्यक्ति हैं, तो वो अपने टॉप अथॉरिटी को भरोसे में लिए बिना, टॉप अथॉरिटी को सूचित किए बिना ही मनमाने ढंग से कार्य करना चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लग रहा है कि ये इस चीज़ को अगर हम अपने पास मंगवा लें तो बेहतर फैसला किया जा सकता है, तो वो निचली अदालतों को या सरकार को या सरकारी कर्मचारियों को ये आदेश देते हैं कि आप हमें इस बारे में पूरी तरीके से सूचित करें। तो ऐसी स्थिति में आप उत्प्रेषण नामक याचिका दायर कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम है अधिकार परीक्षा। इसका ये पूछा गया है एमपीएसआई में, और इसका लैटिन शब्द हो जाएगा क्वो वारंटो, जिसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में किस अधिकार से। तो दोस्तों जब निचली अदालतें, सरकार, कोई अमला, कोई विभाग, कोई कर्मचारी अगर अनायास तरीके से जनता को परेशान करने के उद्देश्य से अगर कोई नियम, कायदे या विधेयक लाएं, या कि ऐसा कुछ काम करें जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती वो कार्य करें, तो सर्वोच्च न्यायालय उनसे पूछ सकता है कि आपने यह कार्य किस अधिकार से किया। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों से या जो भी संबंधित विभाग हैं, संबंधित सरकार है, उनसे उस फाइल को अपने पास मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 6 के 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, और आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी मौका आपको पर्याप्त दिया गया था नोट डाउन करने का, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे लिखने में सहूलियत हो। दोस्तों उम्मीद है कि आपने 6 के 6 मौलिक अधिकारों को समझ लिया होगा, देख लिया होगा, लिख लिया होगा। दोस्तों उसके बाद
दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सोशल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं कि भले वो एग्ज़ाम में ना पूछी जाएं, पर अगर आप उसकी जानकारी रखते हैं तो समाज में, परिवार में जब कोई चर्चा का विषय होगा तो आप ऐसे कुछ अच्छे फैक्ट बताकर वहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने लोकतंत्र की बात करें, यानी कि जनता का शासन, यानी कि जैसा भारत में शासन चलता है, लोगों द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो उसको लोकतंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों लोकतंत्र में हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को 3 स्तंभ माना है, 3 पिलर माना है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को हमने 3 पिलर, 3 स्तंभ माना है। पर दोस्तों समय के साथ, नज़ाकत के साथ, जमाने में परिवर्तन के साथ हुआ क्या कि कुछ और चीज़ों की आवश्यकता बढ़ी, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता हमने महसूस की। तो उसी आवश्यकता की कड़ी में, उसी आवश्यकता के राह में एक नया कानून हमने लाया, उसको हमने नाम दिया सूचना का अधिकार, यानी कि RTI, फुल फॉर्म होगा राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों पहले होता क्या था कि चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ भी करे, कैसा भी कार्य करे, उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया हमारा, या कि आपने इस कार्य में कितने पैसे खर्च किए, या कि ये काम हमारा कब तक हो जाएगा। तो सरकार क्योंकि जनता के द्वारा बनाई गई है, तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो हमने एक नया कानून लाया जिसमें आप सरकार के किसी भी कर्मचारी, सरकार के किसी भी मंत्री, IAS, IPS, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी से भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब देना उनकी मजबूरी होगी। अगर वो प्रॉपर टाइम तक जवाब नहीं देते हैं तो इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और आपको पर डे के हिसाब से हर्जाना भी दिया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं सूचना के अधिकार की। तो दोस्तों सवाल ये बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पे सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। संवैधानिक का मतलब जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, हमने उसी टाइम पर सूचना का अधिकार भी लिख दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पहला देश है जहां पर सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों अपने यहाँ पर सूचना के अधिकार को हमने कुछ एक विशेष अनुच्छेद में तो शामिल नहीं किया है, पर हमने अनुच्छेद 19, 1 और 21 में जो प्रावधान किए हैं वो लगभग सूचना के अधिकार की ओर इशारा करते हैं, सूचना के अधिकार से मिलते जुलते हैं। दोस्तों सूचना के अधिकार को लाने के लिए अरुणा राय और दिल्ली के वर्तमान प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत प्रयास किया था और इसके लिए इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। 1998 में भारत में सूचना के अधिकार को लाने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक विधेयक पारित किया गया था, जो कि इम्प्लीमेंट होते होते 12 अक्टूबर 2005 में इम्प्लीमेंट हो पाया। यानी कि भारत में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और भारत में सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमने 5 अध्याय बनाए हैं और 30 धाराएं इसके अंतर्गत हमने लिखी हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों एक सेंट्रल लेवल का केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के पहले सूचना आयुक्त वजहत हबीबुल्लाह, ये हमने लिखा हुआ है, वजहत हबीबुल्लाह थे और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी टीम के द्वारा की जाती है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश स्वीडन है। दोस्तों 1766 में स्वीडन ने अपने यहाँ पर RTI को लागू कर दिया था, सूचना का अधिकार को लागू कर दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम 2005 में इस चीज़ को ला रहे हैं और हमसे कितने साल पहले 1766 में स्वीडन ने यह अधिकार ला दिया था, जबकि स्वीडन की आप पॉपुलेशन या डेमोग्राफी देखें तो भारत के कंपेयर में बहुत छोटा देश है, पर विकास के मामले में हमसे ही काफ़ी आगे हैं और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की टॉप 10 की सूची में इनका नाम हमेशा से रहा है। दोस्तों सूचना का अधिकार लागू करने के क्रम में भारत का
61वां स्थान है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों ये तो बात हुई सूचना के अधिकार की। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है सुख मृत्यु, इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में हमारे यहाँ पे प्रावधान है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि मृत्यु विधि के द्वारा ही होगी, आप अपने से मौत अपने लिए नहीं मांग सकते। तो दोस्तों कभी कभार होता ये है कि जब आप आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे और अगर आप सफल हो गए तो कोई बात नहीं, पर अगर आप असफल हो गए तो आपको धारा 309 के तहत, आईपीसी की धारा 309 के तहत 6 साल की जेल होती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जिंदा रहना मरने से बेहतर है, यानी कि कई बार ऐसा होगा कि आप मरना चाहते हैं और मरना भी आपके लिए बेहतर ही है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसकी हम चर्चा भी करेंगे। कई बार ऐसे केस हो जाते हैं, या कि आप मेडिकली ले लो या कि आप उम्र ले लीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान का मर जाना उसके जिंदा रहने से बेहतर होता है। पर अगर आप मरने का प्रयास करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आप धारा 309 के अंतर्गत जेल में चले जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान का मर जाना ही बेहतर होता है, पर कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो इस बात को लेकर सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट आया, यूथेनेशिया इसका इंग्लिश नाम है। तो दोस्तों दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर यूथेनेशिया, सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु को लीगल परमिशन दी गई है, और ऐसा करने वाला, इस बात की इजाज़त देने वाला दुनिया का पहला देश नीदरलैंड है। दोस्तों ये भी नॉर्थ पोल का देश है, स्वीडन की तरह काफ़ी खुशहाल देश है, और इन्होंने काफ़ी पहले इम्प्लीमेंटेशन कर लिया था कि हमारे यहाँ पर इच्छा मृत्यु या सुख मृत्यु को हम एक लीगल अधिकार देंगे। दोस्तों भारत में भी कई जगह रोज आत्महत्या की घटना सुनने को मिलती हैं। तो इसके पीछे कारण यह है कि भारत में इंसान अपनी जान अपने से लेगा तो असफल होने पे जेल होगी, और कानून के द्वारा उसको इस बात की इजाज़त दी नहीं गई है। पर दोस्तों कुछ केस, कुछ वाकये भारत में ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने भारत की सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के संविधान को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु या अनुच्छेद 21 में संशोधन करना चाहिए या कि कुछ अमेंडमेंट लाने चाहिए। क्योंकि कई केस में ऐसा देखा गया है कि इंसान का मर जाना बेहतर है। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा कि यार अब भगवान इसको उठा ले, ज़्यादा अच्छा है। जैसे एक दो कंडीशन में बताता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी की एज हो गई 90 प्लस या कि 95 प्लस, तो उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब काफ़ी कठिन हो जाता है, उनके लिए भी, उनके परिवार वालों के लिए भी। तो ऐसा कहा जाता है कि अब इनका चला जाना ही बेहतर है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मेडिकली रूप से परेशान हो, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट हो, तो कैंसर के पेशेंट में बचने की संभावना काफ़ी कम होती है, पर इलाज में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि फिनेंशियली भी आप काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, आप मेंटली भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, हेल्थ भी आपकी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली होता यही है कि आप सारे पहलुओं से परेशान हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट भारत में चला। दोस्तों इस संबंध में मैं एक बहुत फेमस केस बताना चाहूँगा आपको, जिसको जानने के बाद शायद आप भी इस बात की दलील दें कि सुख मृत्यु की इजाज़त मिलनी चाहिए। दोस्तों 2011 में दिल्ली में एक लेखिका हैं पिंकी वीरानी, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका में लिखा क्या? याचिका में लिखा ये कि एक हमारी जानने वाली हैं, एक विक्टिम है जिनका नाम है अरुणा शानबाग। दोस्तों अरुणा शानबाग नाम अचानक से नहीं आया। अरुणा शानबाग मुंबई महाराष्ट्र में काम करने वाली एक नर्स थी, जिनका 1973 में उन्हीं के साथ कार्य करने वाले एक उनके टीममेट ने, उनके साथ में कार्य करने वाले कलीग ने उनके साथ रेप अटेम्प्ट किया। और उस दौरान हुआ क्या कि
लोहे की चेन से गला बांधने के कारण उनके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, जिससे वो 1973 में कोमा में चली गई। दोस्तों ताज्जुब वाली बात यह है कि 1973 से लेकर 2015 यानी कि 42 साल तक अरुणा शानबाग कोमा में रहीं। और दोस्तों कोमा का मतलब ही होता है कि केवल आप सांस ले रहे हैं, बाकी आप एक जिंदा लाश हैं। तो दोस्तों हम 1-2 दिन अगर बाहर ना निकले, किसी से ना मिले, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर जो इंसान 42 साल तक केवल बेड में हो और केवल सांस ले रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पिंकी वीरानी ने सर्वोच्च न्यायालय से एक दरख्वास्त की, एक याचिका दायर की कि सर ऐसी स्थिति में एटलीस्ट मरीज को या कि व्यक्ति को सुख मृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह 2011 में बोला कि अगर जब तक सरकार कानून न बना दे तब तक ऐसी विकट स्थिति में हम व्यक्ति को सुख मृत्यु का अधिकार दे सकते हैं। और 2 तरीके बताए गए हैं कि आप व्यक्ति को किस प्रकार से सुख मृत्यु दे सकते हैं। तो पहला तरीका होगा एक्टिव तरीका, यानी कि प्रत्यक्ष तरीका, जिसमें होता क्या है कि आप जहर के इंजेक्शन, विषाक्त इंजेक्शन देकर मरीज को एक स्लो डेथ दे सकते हैं, एक धीमी मौत दे सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा पैसिव तरीका, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीका, जिसमें होगा क्या कि जो मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे ऑक्सीजन मास्क, आईसीयू मशीन, वेंटिलेटर, ब्लड जो आप उनको दे रहे हैं, ये सारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हैं, आप इनको हटा देंगे तो मरीज अपने आप ही डेथ कर जाएगा। तो उसको हमने नाम दिया है अप्रत्यक्ष डेथ या अप्रत्यक्ष यूथनेशिया। तो दोस्तों इनकी अपील आपके या कि जो संबंधित व्यक्ति है उनके माता पिता कर सकते हैं। माता पिता ना हो तो उनके गुरु या कि उनके टीचर कर सकते हैं। अगर गुरु टीचर कोई भी ना हो तो डॉक्टर खुद सरकार से अपील कर सकता है। तो दोस्तों ये हुआ यूथनेशिया या सुख मृत्यु। दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो भी टॉपिक करवाया गया है मौलिक अधिकारों का, वो आपको समझ में आया होगा। ये जो बातें हैं ये भी सवाल का हिस्सा भी बनी हैं और आपके सामाजिक ज्ञान का भी हिस्सा बनेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो संस्थानों में नहीं आ पा रहे हैं तो हमारा वीडियो उनके घर तक पहुंचे और वो घर बैठे अपने आने वाले पेपर की तैयारी कर पाएँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद।